हम आधुनिक भारत देखेंगे। जो रिवीजन सीरीज चल रहा था तो उसका हम प्राचीन भारत 3 वीडियो में समेटने का प्रयास किए हैं। तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। चलिए हम आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करते हैं। क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है, 14 से 15 प्रश्न बनते हैं, तो इसको हम कराने के बाद तब मध्य भारत कराएंगे। और करंट अफेयर सीरीज भी चल रही है, तो उसका एक वीडियो आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। सप्ताह में कम से कम 2-3 वीडियो आपको करंट के मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक होता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो इसमें जो आया है उससे प्रश्न बन जाता है। तो चलिए पुर्तगाली के बारे में देखें। तो वास्को डिगामा 1498 में इसने नए समुद्री मार्ग की खोज की है। और इसकी जो सहायता है वो इसकी सहायता अहमद इब्न मजीद ने किया है। और कालीकट के शासक जमूरिन द्वारा इसका स्वागत किया गया है। और ये काली मिर्च का व्यापार करके आया था। तो यहाँ ये नहीं समझ में आता था भारत के लोगों को कि काली मिर्च यहाँ का इतना कीमती है। ये यहाँ से काली मिर्च ले गया और 60 गुना मुनाफे पे बेचा है। तभी ये लोग सोचे कि भारत में तो बहुत ज़्यादा व्यापार के साधन है, तो इसीलिए सब आने लगे बार बार। तो इसको याद रखिए। सिर्फ वास्को डिगामा कब आया, इसकी किसने सहायता की, कौन स्वागत किया। अगला है फ्रांसिसो डी अल्मीड़ा। इनके बारे में ये है कि ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर हैं। ये प्रश्न कई बार बन चुका है। 1505 में ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति अपनाने वाला यही है। और यही दो फैक्ट इसमें से बनता है, अभी तक बन भी चुका है। अल्फांसो द अल्बुकर्क के बारे में ये है कि ये वास्तविक संस्थापक हैं पुर्तगाली शक्ति के। और इसने क्या किया था, 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। तो ये सन पूछा जाता है। अब मलक्का एवं हरमुज जो फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, इसने अधिकार किया था। और कोचीन भारत में प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली दुर्ग का निर्माता यही है 1503 में। आगे ये देखिए कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देख लीजिए। तो इसका मूल नाम क्या है कि कंपनी देश इंडेस ओरिएंटेस। और स्थापना 1664 में। संस्थापक काल्बर्ट लुई 14वें की ये मंत्री थे। निर्माण राज्य द्वारा हुआ, खर्च राज्य द्वारा प्रदत्त हुआ। 1967 में फ्रांसिस कैरो अभियान दल के साथ भारत रवाना। 1968 में क्या हुआ कि सूरत में प्रथम फ्रांसीसी जो व्यापारिक कारखाने की स्थापना हुई थी। प्रथम कहाँ खुली थी, सूरत में। 1669 में मुसलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कंपनी, वो कोठी या कंपनी खुली। अब हम इसको भी देख लीजिए, महत्वपूर्ण तथ्य। तो अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पे सूतानौती या सूतनौती का चयन करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख कौन था, तो जाब चार्नक। और कोची ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित कब हुआ, तो 1814 में। अंग्रेजी शासन में अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा था, तो ये बिहार था। और पुर्तगालियों को स्वालल्ली नामक स्थान पर हराने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो थॉमस बिल्ट था। ये वही महत्वपूर्ण तथ्य है जिससे कि परीक्षाओं में प्रश्न बन चुके हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाली प्रथम यूरोपीय क्या थी, तो पुर्तगाली थी। और अगर क्रम की बात करें तो पुर्तगाली पहले आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेन आए, फ्रांसीसी। याद रखिए कि अंग्रेज़ों की जो फैक्ट्री है वो पहले खुल गई थी, आए ये बाद में थे। अगला क्या है कि भारत में सबसे पहले आने वाले 1498 या सबसे बाद में गए 1961 में, आज़ादी के बाद। पुर्तगाली सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में समुद्री व्यापारिक केंद्र किसने शुरू किया, तो इसी ने शुरू किया। दूसरी फैक्ट्री पुर्तगाली ने कन्नूर में खोली। हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट किया मुगल बादशाह शाहजहां ने। मुसलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री खोली गई। पिपली डचों की बंगाल में प्रथम जो फैक्ट्री का स्थापना स्थल 1627 में, किसका, डचों का।
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी देखिए, आरंभिक वर्ष 1599 में क्या हुआ कि इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल द्वारा स्थापना हुआ। दिसंबर 1600 में क्या हुआ, महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु अधिकार पत्र 15 वर्षों के लिए दिया गया। भारत का तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर 1611 में कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित हुआ। याद रखिए कि तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर था जब खुला है। और 1613 में सूरत में अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना स्थापित हुआ। इसमें अच्छे से आ नहीं पाया है तो हम पढ़ दे रहे हैं। विभिन्न यूरोपीय कंपनी की स्थापना वर्ष है तो 1498 में एस्तादो द इंडिया, ये पुर्तगाली कंपनी थी। कौन सी? पुर्तगाली कंपनी थी। और उसके बाद 1599 दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और उसके बाद क्या हुआ कि 1602 में चेरिंग द ओस्ट इंडियस कंपनी, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 1616 में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी और 1664 में कंपनी देश इंडेस ओरिएंटस, ये किसकी है? ये फ्रांसीसी की है। अगला देखेंगे जो महत्वपूर्ण संधियां हुई हैं उससे संबंधित प्रश्न। तो देखिए, मद्रास की संधि हुई 1769 में, ये हैदर अली और अंग्रेज के बीच में हुई। 1782 में अंग्रेज और मराठा के बीच सालाबाई की संधि हुई। संधि से प्रश्न बनता है, सन पूछा जाता है और किसके मध्य हुई और इसमें परिणाम क्या निकला। 1784 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच मैंगलोर की संधि हुई है। और प्रथम जो संधि हुई 12 अगस्त 1765 में अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की में 2 संधि हुई है। पहली हुई 12 अगस्त 1765 में, उसके 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य दूसरी संधि इलाहाबाद में हुई है। अगला देखिए कि प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र, तो नाम याद रखिए कि कहाँ कहाँ था। बस चिंसुरा, मसूलीपट्टनम, सूरत, पीपली, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, नागपट्टनम। फिर अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष, कर्नाटका का प्रथम युद्ध 1746 से लेके 48 तक चला। कारण क्या था कि अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकार, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का ये विस्तार मात्र था। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था तो उसी का ये प्रभाव था कर्नाटका में। इसमें हुआ क्या था, अस्ला सापिल की संधि हुई थी 1748 में। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ तो यहाँ भी समाप्त हो गया। वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था जनवरी 1760 में। इसमें आयरकूट के सब तरफ से नेतृत्व आयरकूट अंग्रेजों के तरफ कर रहा था और फ्रांसीसी सेना के तरफ काउंट डी लाली। तो इसमें पूछा जाता है कि नेतृत्व इसमें अंग्रेज जीते थे। अब देखिए महत्वपूर्ण वर्ष। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा, ये कब से कब तक रहा? 1529 से 1538 तक। 1505 में फ्रांसिस दी अल्मीरा, ये अज्जीदीव और कन्नानौर कहिए या कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का ये निर्माता रहा है। 1661 में मैनुअल एंटोनियो वासालो सिल्वा और पुर्तगाली शक्ति का भारत से पलायन हुआ, मतलब वापसी हुई। गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल रहा ये। अगला क्या हुआ कि गियासुद्दीन महमूद शाह, ये बंगाल का शासक था और इसने क्या किया कि पुर्तगालियों को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी। फैक्ट्री कहाँ कहाँ लगी? सतगांव और चटगांव 1534 में। अगला देखिए कि 1761 में चार्ल्स द्वितीय, ये क्या था? ये इंग्लैंड का सम्राट था और
कैथरीन पुर्तगाली राजकुमारी थी, इनकी शादी हुई। देखिए, ये अंग्रेज और पुर्तगाली की शादी हो रही है, तो शादी का क्या नतीजा निकला कि दहेज में बम्बई प्रांत मिला। किसको मिला? चार्ल्स द्वितीय को। तो यही पूछा जाता है कि क्या दहेज में मिला था। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दिया गया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये प्रदान किया जाता था। तो ये 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया गया था। अगला देखिए कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य। रणजीत सिंह ने तोपें, गोला और बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया लाहौर और अमृतसर में। आमेर के सवाई राजा जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का अनुवाद किया संस्कृत भाषा में। सिंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण हेतु धन देने वाला मुस्लिम शासक का नाम क्या था? टीपू सुल्तान। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवाई को समाप्त किया 1818 में। द पायनियर समाचार पत्र का जो प्रारंभ है 1865 में इलाहाबाद से किया गया। किसने किया? जॉर्ज एलन ने। 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित की गई पत्रिका क्या थी? अमृत बाजार पत्रिका। राजसी उपाधि अधिनियम के बारे में देखिए। 1876 ईस्वी में ये पारित हुआ। प्राधिकारी कौन था? ब्रिटिश संसद। प्रावधान इसमें क्या हुआ कि महारानी जो विक्टोरिया थी भारत की सामयिक नियुक्त हुई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसको प्रस्तुत किया वो लॉर्ड डलहौजी के समय में 26 जुलाई 1856 में। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नियम 15 में क्या हुआ कि विधवा विवाह इसमें वैध हुआ और विधवा विवाह से जो उत्पन्न संतान होगी वो भी वैध की गई। किसके समय में हुआ? तो इसको प्रारूपित और प्रस्तुत किया लॉर्ड डलहौजी और उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए इसमें से अच्छे से आ नहीं पाया। प्लासी का युद्ध पहली चीज तो ये वेस्ट बंगाल में किस नदी किनारे? भागीरथी। कंपनी द्वारा 2 नियुक्त उप दीवान या दीवानी कार्य जो संभालते थे तो वो 2 थे। मोहम्मद रजा खां ये बंगाल के लिए था। राजा सिताब राय ये कहाँ के लिए था? बिहार के लिए। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। मुर्शीद कुली खां के वो इसको हम बाद में देख लेंगे अच्छे से। अलीवर्दी खां के बारे में यही याद रखिए कि 1740 में 56 के बीच में इसने ये कहा है कि यूरोपीय शक्ति की तुलना मधुमक्खी से करते हुए इसने कहा था कि यदि उन्हें छेड़ा न जाए तो वे शहद देंगी, यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। तो ये वक्तव्य पूछा जाता है कि किसने कहा। सिराजुद्दौला 1756 से 57 के बीच में और इनके समय में यही ब्लैक होल घटना याद रखिए 20 जून 1756 में। और ये अलीवर्दी खां का दौहित्र उत्तराधिकारी था। अब प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव द्वारा ये परास्त हुआ था। मीर कासिम अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में सबसे योग्य था। अब पूरिया या रंगपुर का फौजदार पहले था। राजधानी इसने बदल दिया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया। सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर निश्चय। मुंगेर में क्या हुआ कि तोपों और तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा ये परास्त हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 में 64 को समाप्त हुआ। मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला, दिल्ली से कौन था? शाह आलम द्वितीय। ये तीनों मिल के अंग्रेजों से लड़ रहे थे। अंग्रेजों की तरफ कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो। बंगाल का उस समय नवाब मीर जाफर था। अब देखिए इलाहाबाद की दूसरी संधि की घटना देखिए। इलाहाबाद की दूसरी शाह आलम था अंग्रेजी संरक्षण में। इलाहाबाद में ये रखा गया था। अवध के नवाब द्वारा छोड़े गए
अवध के नवाब द्वारा छोड़े गए इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र शाह आलम को दिया गया। अब 12 अगस्त 1765 में ये पहला वो है, इलाहाबाद की पहली संधि 16 अगस्त को दूसरी हुई थी। कंपनी की बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दी गई। कंपनी द्वारा सम्राट को 24 लाख रुपए पेंशन दिया गया। ये सब पेंशन पे देने लगे। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देखिए। पहली ये है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, सिराजुद्दौला को हराया प्लासी के युद्ध में। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाला बंगाल का गवर्नर रहा ये 2 बार, 1557 से लेके 60, फिर 1565 से 67 तक। इलाहाबाद की संधि किया शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला के साथ। श्वेत विद्रोह इसी के समय हुआ है और ये बंगाल में लुटेरा राज्य का ये संस्थापक रहा है और सैनिक के रूप में ये जननेता के रूप में जाना गया। अगला क्षेत्रीय राज देखेंगे पंजाब और मैसूर। पंजाब के बारे में देखिए। रणजीत सिंह, ये इनका जन्म 13 जो पूछा गया है वही इसमें समाहित किया गया है। 13 नवंबर 1780 को सुकर चकिया ये मिसल के थे। महासिंह के घर ये जन्मे थे। अमृतसर की संधि हुई महाराजा रणजीत और अंग्रेज के बीच में कब हुई? 25 अप्रैल 1809 में। चिनाब नदी में गिरी जमान शाह की तोपों को निकलवाकर वापस जमान शाह के पास भेजा था। दरिया दिली देखिए कि लड़ाई भी हुई, तोप गिरी है, तोप को इन्होंने निकलवा के वापस भेजा। फिर क्या हुआ कि जमान शाह खुश हो गए, लाहौर पर रणजीत सिंह को अधिकार करने की अनुमति दे दिया। 1799 में लाहौर का अधिकार किया। लाहौर राजधानी घोषित हुई और अमृतसर इनकी धार्मिक राजधानी थी। और जमान शाह ने क्या किया? राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार माना। देखिए मन परिवर्तन हुआ कि नहीं। 1805 में भंगी मिसल से अमृतसर छीना। शाहसूजा रणजीत सिंह को कोहिनूर का उपहार दिया। किसने दिया? शाहसूजा ने। विक्टर जांगमान ये फ्रांसीसी पर्यटक था। रणजीत सिंह की तुलना किससे किया? बोनापार्ट से किया है। फकीर अजीजुद्दीन जो था वो रणजीत सिंह का विदेश मंत्री था। कथन क्या कहे हैं? ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए दूसरी आंख की रोशनी ले ली। किसने कहा? रणजीत सिंह ने। कथन पूछा गया है। पंजाब देखिए, लाहौर इनकी अभी बताया कि राजनीतिक राजधानी थी। अमृतसर धार्मिक राजधानी पर इन्होंने अधिकार किया दोनों पर। अब देखिए पंजाब के बारे में और जो बन सकता है, जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ, तो इसमें देखिए कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में ये समाप्त हुआ। तो पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में वो विलय हुआ और अध्यक्ष सर हेनरी लॉरेंस 3 सदस्यीय परिषद का गठन हुआ पंजाब पर शासन करने हेतु। सदस्य जॉन लॉरेंस और जॉन ग्रेनविले मानसेली और लॉर्ड डलहौजी द्वारा ये गठन हुआ था। अब देखिए दिलीप सिंह, ये अंतिम सिख साम्राज्य का शासक था। इसका शासनकाल 1843 से 49 तक चला और इसने अपना सिख धर्म बदलकर ईसाई धर्म अपनाया था। रूस की यात्रा की, अंग्रेजों से पेंशन लेके ये ब्रिटेन भाग गया। निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस में हुआ और अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुआ। इतना ये जगह जगह हुआ है इनका काम। चिड़ियावाला युद्ध 13 जनवरी 1849 में। लॉर्ड गफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, शेर सिंह सिख नेता का नेतृत्व किए। परिणाम कुछ नहीं निकला। तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी। सन याद रखिए 1849 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में। हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हैदर अली जीता था और उस समय जो अंग्रेज गवर्नर था वो वेरेल्सर था। युद्ध समाप्ति मद्रास की संधि से हुई। मद्रास की संधि कब हुई? 4 अप्रैल 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखिए
80 से 84 तक चला। हैदर अली वो जुलाई 1780 में, और इसमें हैदर अली मारा गया है। कर्नाटक पर आक्रमण और कर्नल बेबी के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हराकर अरकाट पर अधिकार हुआ। टीपू क्या हुआ कि ये हेक्टर मुनरो की सेना परास्त किए हैं पोल्लीवुल्लुर में। 1781 में हैदर अली और आयरकूट, इसमें क्या हुआ कि आयरकूट ने हैदर को हराया था पार्टोनोवा, पोल्लीलुल और सोलिंगुर में। और दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु होती है। दूसरी में हुआ है मृत्यु, और चौथे में ये टीपू मरा है। 1784 में मैंगलोर की संधि हुई अंग्रेज और टीपू के बीच में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 में चला। कार्नवालिस और मराठा निजाम, इन सब के कार्नवालिस और मराठा निजाम ये सब एक तरफ, टीपू एक तरफ। श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों और उनके साथियों को प्राप्त हो गया और टीपू से 2-3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में वसूला गया। आधा तो चला गया है। श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 में टीपू सुल्तान तथा कार्नवालिस के मध्य परिणाम क्या हुआ कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 बीच में समाप्त हो गया। अब देखिए, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। यहीं पर जैकोबिन क्लब की स्थापना की। किसने किया? टीपू सुल्तान ने। मैसूर विजय की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज द्वारा वेलेजली को क्या दिया गया? मैक्विस ये उपाधि दी गई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडयार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया और कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अब देखिए, गवर्नर जनरल, वायसराय, रियासतों के प्रमुख जो ब्रिटिश नीतियां रहीं, तो इसका देखिए 40 से 65 के बीच में कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष हुआ। 1765 से 1813 के बीच में सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति घेरे की नीति हुई और 1935 से 1947 में बराबर के संघ नीति हुई। सनय पूछा जाता है 1858 से 1935 के बीच में अधीनस्थ संघ की नीति, 1813 से 1857 में अधीनस्थ पार्थक्य की नीति हुई। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में देखिए, बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति इनके समय में हुई। राजकीय कोषागार ये मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले गए। समस्त भूमि शासक की है, इनका विचार था। और राजस्व सुधारों के लिए इसने काम किया है। 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ने महाभियोग के मुकदमा का इसने सामना भी किया है। लॉर्ड कार्नवालिस ये भारत में कानून की विशिष्टता का नियम लागू किया है। कार्नवालिस संहिता प्रस्तुत की और शक्तियों के पृथक्करण पर ये आधारित थी। कर, न्याय, प्रशासन अलग किया इसने। और भारत की प्रसिद्धताबद्ध सिविल सेवा का ये जनक माना जाता है। गाजीपुर के कब्र में इसकी कब्र कहाँ है? गाजीपुर। उस समय चेचक फैला था, तो ये उसी समय आ गया, तो इसको गाजीपुर में चेचक हो गया और ये बच नहीं पाया, ये वहीं गाजीपुर में मर गया, इसीलिए इसकी कब्र है कार्नवालिस। तो पूछा जाता है कि किसकी कब्र? गाजीपुर, मतलब यूपी में है। तो 5 अक्टूबर 1805 में ये मर गया चेचक से। लॉर्ड वेलेजली की जो प्रमुख सहायक संधि है, तो इसको याद रखिए। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया ये सब समझौता किए हैं, संधि किए हैं। हैदराबाद सबसे पहले किया है। तो इसमें यही पूछा जाता है कि इसमें से कौन नहीं है, तो जो पता रहेगा कि कौन है तो समझ आ जाएगा, आंसर तक पहुंच जाएंगे। लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखिए, 1848 से 56 के बीच में अवध का विलय कराया और वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर इसने अवध का विलय कराया।
भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास किया। भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 से बम्बई से थाणे के बीच में एक अलग सार्वजनिक निर्माण कराया और व्यापक सिद्धांत के आधार पर विलय कराया। तो ये क्रम पूछा जाता है, इसको याद रखिए। सतारा में 1848, उसके बाद जैतपुर संबलपुर 1849, उसके बाद बघाट उदयपुर 52 में, झांसी 53, नागपुर 54। करौली 1855 में क्या हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अस्वीकृत किया गया। भारत में विद्युत तार का यही प्रारंभ करता है। 1852 में क्या किया, ओ सैगनेसी ये विद्युत तार का अधीक्षक बनाया। 1857 के विद्रोह का मृत्युपूर्व कथन इसी का था और इस तार ने हमारा गला घोट दिया, ऐसे कहा है। अवध का विलय इसी ने कराया और 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त किया। आउट्रम इसी की रिपोर्ट को अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। रिपोर्ट पूछा गया है। 13 फरवरी 1856 को अवध का विलय इसी ने कराया। लॉर्ड विलियम बेटिक के बारे में देखिए। कार्यभार जुलाई 1828 में सती प्रथा, बालिका शिशुवध को समाप्त करने के लिए इसने प्रयत्न किया है। ठगी का अंत किया है। भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। 1833 में ये प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। ठगों के विरुद्ध कार्यवाही कैप्टन स्लीमैन को नियुक्त किया उसके लिए। 1831 में मैसूर को अंग्रेजी साम्राज्य में इसने विलय किया। 1834 में कुर्ग तथा कछार का अफीम के व्यापार को नियमित तथा अनुपत्रित करके केवल बम्बई बंदरगाह से ही निर्यात करवाया। निजाम नासिरुद्दौला के कहने पर हैदराबाद से अंग्रेज अधिकारी को इसने बुलाया है। अब देखिए लॉर्ड कैनिंग के बारे में। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। 1 नवंबर 1858 में क्या हुआ कि महारानी की उद्घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने ही पढ़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हुई। इसके समय में भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही राज के अंतर्गत लाने की घोषणा किया गया। और लॉर्ड एलनबरो के बारे में देखिए। 1842 से 44 के बीच में दास प्रथा का उन्मूलन किया। 1843 में सिंध का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कराया। 1843 में ही लॉर्ड मेयो के बारे में क्या है कि अंडमान निकोबार में इसकी हत्या हुई है। तो पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा था कि जिसकी हत्या हुई है। प्रथम वायसराय था जिसकी कार्यकाल के दौरान हत्या हुई है। शेर अली अफरीदी द्वारा इसकी हत्या की गई थी। अब देखिए कि महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन और 1861 में प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण अलेक्जेंडर कनिंघम ये इसके महत्व को समझ न सके थे। और करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने किससे की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई लॉर्ड हार्डिंग के समय में। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया मेयो के समय में। तृतीय दिल्ली दरबार का परिणाम क्या था? बंगाल का विभाजन रद्द हुआ। अर्गिल के सुझाव पर स्थापित विभाग पुरातत्व विभाग बनेगा। इसका सुझाव किसने दिया? तो अर्गिल। अब देखिए कि चूक का सिद्धांत या हड़प नीति ये डलहौजी। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव। सामाजिक सुधार बेंटिक। अब जो भू राजस्व व्यवस्था इसमें 3 व्यवस्था है और एक व्यवस्था जरूर पूछा जाएगा यूपीपीसीएस आरओ दोनों में। तो स्थायी बंदोबस्त इसका अन्य नाम बात करें तो इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बीसवेदारी ये सब इसके अन्य नाम हैं। इसमें से कोई भी नाम पूछा जा सकता है। किसने शुरू किया था? तो कार्नवालिस ने शुरू किया था 1793 में। ये कहाँ तक लागू हुआ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक ये लागू हुआ और 19% भूभाग पर ये लागू हुआ। कितने भाग पर? 19%।
इसमें क्या हुआ कि जमींदारों का एक नया वर्ग भूस्वामी घोषित किया गया। जमींदारों की को ही इसमें भूस्वामी बनाया गया। भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 मतलब 1 भाग जमींदार रखते थे। दूसरा है रैयतवाड़ी। इसको शुरू किया टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। उसको कॉर्नवालिस, इसको हम टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। सर्वप्रथम ये तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू हुआ। मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग में लागू हुआ। ये 51% क्षेत्र पर लागू हुआ। तो अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन लागू हुआ, तो रैयतवाड़ी। अगला क्या हुआ कि रैयत के लिए प्राविधान क्या था कि भूमि का मालिक जमींदार को बनाया गया। इसमें भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार प्रदत्त हुआ और इसमें कृषक भू राजस्व की व्यवस्था स्थापना कोई उच्च लगान दर, इसमें किसान को ही उसको बनाया गया हेड। महालवाड़ी, ये प्रत्येक गांव, महाल का अर्थ ही होता है प्रत्येक ग्राम या महल, मतलब जागीर का एक भाग के रूप में स्थापित हुआ। ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी हुआ। इसमें पूरा गांव को ही कह दिया गया कि आप इकट्ठा करके दीजिए क्या टैक्स। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब के कुछ परिवर्तन के साथ लागू हुआ और ये 30% भूभाग पर लागू हुआ। तो याद रखिए कि रैयतवाड़ी सब पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर महालवाड़ी। महालवाड़ी बहुत टेक्निकल था, इसी में पूछा जाता है नक्शे का प्रयोग किसमें सर्वप्रथम किया गया, तो महालवाड़ी में। और तीसरे नंबर पे है स्थायी बंदोबस्त। तो पहले में जो था जमींदार हेड थे, रैयत में किसान थे। इसमें क्या था कि प्रत्येक गांव या महाल के, इसमें ग्राम समाज को सम्मिलित रूप से सम्मिलित किया गया और वो भूमि का स्वामी इन्हें बनाया गया। अगला क्या है कि धन का बहिर्गमन सिद्धांत। इसके प्रतिपादक रहे हैं दादा भाई नौरोजी। सर्वप्रथम प्रतिपादक इन्होंने किया। इंग्लैंड ड्रिफ्ट टू इंडिया में पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, लेख में इसकी व्याख्या अच्छी खासी किए हैं। और वर्ष 1905 में इसे इविल ऑफ ऑल इविल्स अर्थात अनिष्टों का अनिष्ट कहा। अवधारणा कहाँ से आई? भारत धन संपत्ति का माल का अविरल प्रभाव इंग्लैंड की ओर, लेकिन बदले में भारत की पर्याप्त आर्थिक, व्यापारिक अथवा भौतिक लाभ का अभाव, ये अवधारणा रही। इस सिद्धांत के यही प्रतिपादक रहे हैं दादा भाई नौरोजी। सरकार की खरीद नीति, होम चार्जेस अर्थात भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत की दी गई सैनिक तथा अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिकों और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव द्वारा सारा व्यय और भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिया जाने वाला भत्ता और पेंशन। तो इसमें प्रतिपादक याद रखिए और इनकी बुक देखिए। महादेव गोविंद रानाडे 1872 में, रमेश चंद्र अर्थशास्त्री, इनका लेख था इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये अन्य प्रतिपादक हैं, वो तो हो गए दादा भाई नौरोजी। अगले हैं गोविंद रानाडे, भी इसमें काम किए हैं। रमेश चंद्र दत्त भी, इनकी पुस्तक थी इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1896 में आधिकारिक तौर पर धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकृति मिली है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखिए। इससे क्या हुआ कि जो अनौद्योगिकीकरण हो गया, भारतीय जो हस्तशिल्प था वो उद्योग पूरी तरह से खत्म हो गया। वो लोग जो अंग्रेज थे हमसे लेके कच्चा माल वो अपना बनाते थे, तो यहाँ सब हाथ का जो काम था वो सब मशीन कर ले रही थी। और क्या होगा, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। इसमें किसानों को बहुत हानि हुआ, ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई, गरीबी में वृद्धि हुई, नकदी फसलों के महत्व, खाद्यान्नों में कमी हुई, भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण किया गया,
भारत में ब्रिटिश वित्त भूमि का आवागमन हुआ। भारतीय पूंजीपतियों को हतोत्साहन दिया गया। 1857 की क्रांति, इससे तो एक प्रश्न जरूर बनता है। इसका कारण क्या था, क्यों हुआ 1857? तो कई कारण थे। एक दिन की ये नहीं क्रांति थी, और ये धीरे धीरे किसी को आप परेशान करेंगे तो वो एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, कभी न कभी तो उसका सब्र का बांध तो टूटेगा ही। तो वही 1857 की क्रांति रही। सब ऊब गए थे। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सब कारण रहे हैं। और इसका अगर इसका तत्कालीन कारण देखा जाए तो चर्बी वाले कारतूस की इसमें यही था कि वो मुंह से करा जाता था, और इसमें सुअर का मांस और गाय के मांस को मिलाया गया था, ऐसा था। और क्योंकि सुअर पूज्य है मुस्लिम के लिए और गाय हिंदू के लिए, तो ये लोग मना कर दिए कि हम मुंह से नहीं करेंगे। तो वही इसका कारण था, चर्बी वाले कारतूस। 1857 बैरकपुर सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से ये मना कर दिए। मंगल पांडे एजुटेंट पर हमला, 34वें रेजिमेंट के ये थे, हमला कर उनकी हत्या कर दिए थे मंगल पांडे। और इसमें जो पढ़े लिखे लोग थे, जमींदार थे, तो उन्होंने बिल्कुल साथ नहीं दिया, और इसीलिए ये हो नहीं पाया। और जो ये सिंधिया वगैरह थे तो इन्होंने गद्दारी किया है। कैनिंग ने कहा भी है कि अगर ये सिंधिया हमारा साथ देते तो हम 1857 में ही अपना बोरिया बिस्तरा उठा लेते। तो जब अपने ही गद्दार हैं तो कहाँ से स्वतंत्रता मिलती इतनी जल्दी। तो चलिए देखते हैं घटनाक्रम क्या था। 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुआ, 12 मई को ये दिल्ली पर पहुंच गया, और इसका जो प्रतीक चिन्ह था कलम और रोटी। इसमें कौन क्या कहा है इसको देखिए। सर जेम्स आउट्रम डब्ल्यू टेलर, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम, ऐसा कहा। जॉन लॉरेंस सीले, इन्होंने अपने बुक में कहा कि केवल सैनिक विद्रोह है। टी.आर. होम्स, बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध है। सब अपने अपने विचार इसमें रख रहे हैं। वी.डी. सावरकर ने कहा है कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। आर.जी. मजूमदार ने क्या कहा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम, ऐसा इन्होंने कहा है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन रहे हैं, तो बरेली में खान बहादुर, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। यही प्रश्न बन जाता है एक सरल प्रश्न देने, कुछ सरल प्रश्न भी उसमें होते हैं ना, तो एक सरल प्रश्न यही होता है कि नेतृत्वकर्ता पूछ लिया जाएगा, या मैचिंग में दे दिया जाएगा, या वैसे पूछ लेंगे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, असम से दीवान मनीराम दत्त, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह। अब इनकी जो पुस्तक है उसको देखिए। वी.डी. सावरकर की पुस्तक थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। एस.एन. सेन की थी 1857। सर सैयद की थी असबाग अ बगावत। अहमद खां की थी अहिंद। आर.सी. मजूमदार की थी और द सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। इसमें अंग्रेजों के समर्थक कौन रहे, ये देखिए हमारे यहाँ के गद्दार। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला और नाभा और जीत के सिख, कश्मीर के महाराजा। सिंधिया के नाम से ज्योतिराम सिंधिया इस समय इन्हीं सब के ये पूर्वज हैं। चलिए ये सब छोड़िए, राजनीति छोड़िए। तो परिणाम क्या हुआ कि भारत में कंपनी के शासन का ये समापन हुआ। भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन हो गया। कुछ तो हुआ। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति, सबके लिए एक समान कानूनी सुरक्षा, भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग हुआ। सरकारों द्वारा राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की गई। भारतीय सेना के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया। तो ये जो 1857 से जितना प्रश्न बन सकता है उतना इसमें सब कवर है।
अब देखिए अन्य जन आंदोलन, ये दूसरा प्रश्न जरूर बनता है, ये दो एकदम सिलेक्टेड हैं कि ये बनेगा ही। अब देखिए कि इसमें पूछा क्या जाता है आंदोलन वाले में, इसमें तो मैक्सिमम पूछा जाता है मैचिंग के लिए, वो क्या कहते हैं सन आता है। सन ज़्यादातर पूछा जाता है या जगह पूछी जाती है या तो कोई इसका नेता पूछा जाएगा, तीनों मैचिंग के लिए आएंगे। मैक्सिमम इसमें सन पूछा जाता है। संताल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में ये एक आदिवासी विद्रोह था। दमन एक कोह में मूलतः आर्थिक कारणों से ये प्रारंभ हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता थे सिंधु, कानू, चाँद एवं भैरक नामक 4 भाई थे ये। 1855 में संथालों द्वारा भागलपुर क्षेत्र में विद्रोह हुआ। मेजर बारो के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने वाली सेना संथालों द्वारा पराजित हुई। तो ये सिद्धू कानू याद रखिए। और ये संथाल विद्रोह बंगाल में हुआ है 1855-56 में। वहाबी आंदोलन देखिए ये क्यों हुआ, और ये आदिवासी विद्रोह था, आर्थिक कारणों से हुआ है। वहाबी के में देखिए क्या है, अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती दी गई। प्रवर्तक रहे सैयद अहमद बरेलवी। भारत में प्रसार क्षेत्र काबुल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत। 1830 में बरेलवी द्वारा पेशेवर पर कब्जा किया गया। बालाकोट की लड़ाई, बरेलवी की मृत्यु। पटना में बरेलवी की मृत्यु के बाद आंदोलन का केंद्र बन गया। और बरेलवी की जब मृत्यु हुई तो मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला ने इसका नेतृत्व किया है। पागलपंथ विद्रोह ये अर्ध धार्मिक था, करम शाह द्वारा प्रारंभ किया गया था। जमींदारों के पास मुंजारों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन, टीपू सुल्तान। कूका आंदोलन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1840 में भगत जवाहर मल द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या था कि सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वास का अंत करना। इसका जगह याद करिए। वो सन मुंडा विद्रोह उलन गुलान महान हलचल भी इनको कहा जाता है। 1899 से 1900 के मध्य चला। बिरसा मुंडा को धरती आबा और जगत पिता कहा गया। और बोगा अनेक देवता की पूजा छोड़कर सिंह बोबा मतलब एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान किया गया। अब हम आगे कल देखेंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो इसको हम 4-5 वीडियो में समेटने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम मध्य भारत करेंगे 2 वीडियो में, उसके बाद अगला कोई सब्जेक्ट लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। और आपको डेली याद रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप भूलिए नहीं, नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।